आज गणित का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं हम। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह एक बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतना प्रत्येक बच्चे को ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स अगर किसी चैप्टर में से आते हैं यूपी बोर्ड में, वो हमारा मैट्रिक्स है। इस बात के लिए बच्चे को तैयार रहना है, प्रत्येक विद्यार्थी को तैयार रहना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। सबसे आसान भी यही चैप्टर रहता है और अधिकतर जो 90% बच्चे हैं जो सर्वाधिक गलती करते हैं वो इसी चैप्टर में करते हैं। तो इतना भी हमें ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। हमारे 2 या 3% को भी अप डाउन कर सकता है ये चैप्टर, तो इसलिए इस चैप्टर को हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। बात करते हैं हम आव्यूह की। तो ये आव्यूह की परिभाषा है। आव्यूह जो संख्या होती है वो एक आयताकार क्रम का हम विन्यास ले बनाते हैं और उसमें इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह को अवयव जो हमारी संख्याएं होती हैं उन्हें हम अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। दूसरी बात, आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बात करते हैं उदाहरण की, जैसे सपोज करो मैंने एक आव्यूह रिप्रेजेंट करा मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ये कैपिटल ए से, या मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल बी से, तब ये मेरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगी। सपोज करो मैंने ये कर दिया ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं आव्यूह की। हमसे आव्यूह का क्रम पूछा जाता है, मतलब कोटि पूछी जाती है। जो अगर हमसे पूछा जाए कि आव्यूह का क्रम या आव्यूह की कोटि क्या है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। आव्यूह का जो क्रम होता है आव्यूह की आप इसे कोटि भी बोल सकते हैं। हम कोटि कैसे निकालते हैं, तो कोटि हमें मालूम होना चाहिए। कोटि होती है पंक्ति गुणा स्तंभ, या रो गुणा कॉलम भी बच्चे इसका प्रयोग करते हैं। रो गुणा कॉलम या पंक्ति गुणा स्तंभ। अब सवाल ये उठता है, कुछ बच्चों ये सोचते हैं कि ये इसमें पंक्ति कौन सी होती है और स्तंभ कौन से होते हैं। तो आपको याद रखना है, ये हमारे क्या है, स्तंभ है। ये पहला स्तंभ है, ये हमारा दूसरा स्तंभ है और ये हमारा तीसरा स्तंभ है। यदि हम इसकी बात करें तो ये इसकी पहली पंक्ति है और इसकी ये दूसरी पंक्ति है, आद टू। यदि मैं इसके क्रम निकालना चाहूं तो पंक्ति कितनी है पहले वाले में, 2, और स्तंभ कितने हैं इसमें, 1 2 3। तो जो हम आव्यूह की कोटि लिखते हैं तो पहले पंक्तियां और क्या देखते हैं, स्तंभ देखते हैं। तो पंक्ति गुणा स्तंभ क्या हो गई, हमारी कोटि हो जाती है। तो पंक्ति कितनी है, 1 और 2, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। तो पहले वाली किसी अगर हम आव्यूह की कोटि देखें तो कितना हो गया, 2 गुणा 3। दूसरी बात, हम निर्धारण कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। हमें एक आव्यूह बनाना है 3/2 का। एक आव्यूह की कोटि है 3/2 और हमें आव्यूह लिखना है, तो हम किस हिसाब से लिखेंगे जरा उसे देखें। इसका मतलब है यहाँ पर 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। तो 3 पंक्तियां, R1 R2 R3, 2 स्तंभ हैं C1 और C2। पहली बात, जब हम किसी आव्यूह को लिखते हैं तो ये क्या है, पहले हम क्या लिखते हैं, पंक्ति। तो पहले पंक्ति का पहला अवयव A1 और पहले स्तंभ में यहाँ कितना है, पहली पंक्ति A1, कौन सा अवयव है, कौन से स्तंभ में है, दूसरे स्तंभ में, तो A1 2। इस हिसाब से हम क्रम का निर्धारण करते हैं। ये क्या है हमारा R2, मतलब दूसरी पंक्ति, किससे, कौन से स्तंभ में, पहले स्तंभ में। A21
ये क्या है हमारा, दूसरी पंक्ति है, तो A2 लिखेंगे, और किस स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तो A2। अब बात करते हैं हम तीसरी पंक्ति में आ जाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, A3। स्तंभ कौन सा है, ये पहला, A31। ये क्या हो गया, A3, मतलब तीसरी पंक्ति में स्तंभ कौन सा है, दूसरा, A2। इस प्रकार से हम अपने अवयव लिखते हैं। जो हमारा क्रम होता है, ये हमारा अवयव का क्रम होता है। अब हम बात करते हैं अवयव के प्रकार। तो पहले अवयव पर हम बात करते हैं स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, एक स्तंभ होता है, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। बात करते हैं हम इसमें एग्जाम्पल की। हमने कहा था एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, ABC। अगर मैं बात करूं इसकी कोटि की, तो इसमें पंक्तियां कितनी है, 1 2 3, और स्तंभ कितना है, 1। या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं स्तंभ अवयव का। हमने ले लिया ABC और D। अब इसमें आप पंक्ति देख सकते हैं, ये क्या है, R1, ये R2, ये R3, ये R4। स्तंभ कितना है, सिर्फ एक, मतलब C1। तो इसकी अगर हम क्रम की बात करें तो 4 पंक्ति हैं, तो 4, स्तंभ कितना है, 1। दूसरी बात हम करते हैं पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव का मतलब है एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, A B C और D। मैंने एक समूह बोले लिया अवयव। आप देख सकते हैं इसमें कितनी पंक्ति है, एक। स्तंभ कितने, 1 2 3 4। तो इसका क्रम हो गया 1,4। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3। इसमें पंक्ति कितनी है, एक। स्तंभ 1 2 3, तो इसका क्रम हो गया 1 गुणा 3। ये होता है हमारा पंक्ति अवयव। नंबर 3 पर हम बात करते हैं वर्ग अवयव। वर्ग अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या कैसी होती है, समान होती है। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं,
1 2 3 2। इसमें देख सकते हैं इसमें पंक्ति कितनी है 2 और स्तंभ भी कितने हैं 2, तो इसका क्रम कितना है 2/2 का है। या मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने ले लेता हूँ, 1 2 3 3 1 2 1 3 1। इसमें आप देख सकते हैं कितनी पंक्तियां हैं आपकी, 1 2 3, स्तंभ कितने 1 2 3, जहां स्तंभ और पंक्ति, तो इसकी कोटि कितनी हो गई 3/, जहां ये दोनों बराबर हुए हैं, और n क्या होते हैं हमारे बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब हम बात करते हैं विकर्ण आव्यूह। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होते हैं शून्य होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं विकर्ण आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे a बराबर 4 है, तो ये तो एक एक का क्रम था, इसलिए b 1 0 0 2 हमारा जो डायनोगल है वो ये है। तो डायनोगल के अलावा अन्य सभी एलिमेंट आपके क्या हैं शून्य हो। यदि हम ये भी नहीं लेना चाह रहे तो अगर हम 3 3 का लेंगे तो 1 0 0 0 4 0 0 0, मैंने क्या ले लिया 3 ले लिया। आप देख सकते हैं हमारा जो डायनोगल बना वो ये हमारा डायनोगल है, विकर्ण है, और विकर्ण के अलावा अन्य सभी एलिमेंट क्या हैं हमारे शून्य हैं। अगर अन्य सभी एलिमेंट आपके क्या हैं शून्य हैं तो 0 हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं आप विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यदि हम बात करते हैं अदिश आव्यूह की, तो अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह की तरह ही होता है, लेकिन उसके विकर्णों की जो एलिमेंट होते हैं, जो उसके विकर्ण होते हैं, विकर्ण में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं समान होते हैं। तो देखते हैं अन्य सभी एलिमेंट तो 0 होते हैं अदिश आव्यूह में, लेकिन जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण के एलिमेंट तो होते हैं, लेकिन वो कैसे होने चाहिए आपके सेम एलिमेंट होने चाहिए। जैसे मैंने b ले लिया, क्रम मैंने बढ़ा दिया है 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये हमारा क्या हो गया अदिश आव्यूह हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विकर्ण के एलिमेंट, विकर्ण के अलावा और एलिमेंट नहीं होने चाहिए, और दूसरी बात जो विकर्ण के एलिमेंट हैं वो कैसे होने चाहिए समान होने चाहिए। तीसरी बात हम करते हैं तत्समक आव्यूह को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है, विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट शून्य होते हैं, और विकर्ण में बस एक ही एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, और आइडेंटिटी जो हमारा आव्यूह होता है इसे हम किससे व्यक्त करते हैं आई से। इसका क्रम कितने का है 2/2 का। यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम 3/3 की लेंगे तो 0 0 0 0 1 0 0 0 1 कह सकते हैं। जो हमारा तत्समक आव्यूह है वो एक विकर्ण आव्यूह भी होता है, क्योंकि विकर्ण के अलावा अन्य एलिमेंट क्या होते हैं शून्य होते हैं, और आप देख सकते हैं। लेकिन तत्समक आव्यूह में एक कंडीशन होती है कि उसमें जो भी आपके विकर्ण के एलिमेंट होते हैं वो कितना होता है 1 होना चाहिए, और ये क्रम कितने का हो गया है 3/3 का। आप चाहें तो 4/4 का भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। एक होता है हमारा शून्य आव्यूह, इसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्रम हो गया 1/1 का। यदि हमें 2/2 का लेना है तो शून्य आव्यूह होता है एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट शून्य हो, उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। ये 2/2 का क्रम हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 0 0 0 0 0 और ये 0 0 0। ये क्रम होता है 3/3 का, लेकिन जो हमारे शून्य आव्यूह होता है उसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं शून्य होते हैं। हमसे पूछा गया है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि हमारी क्या होती है, हमने आपको बताया था जब हम आव्यूह की कोटि निकालेंगे आव्यूह की कोटि, हमने बताया था आव्यूह की कोटि क्या होती है पंक्ति गुणा स्तंभ।
पंक्ति गुणा स्तंभ होती है। अब आप ये देखें कि पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 3, स्तंभ कितने हैं, C1 C2 C3 और C4। तो हमारे जो आव्यूह की कोटि आती है वो 3 पंक्ति है 4 स्तंभ है, तो आव्यूह की कोटि हो गई 3 गुणा 4। अगर मैं इसके सेकंड ऑप्शन पे बात करूं तो वो है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या जब भी निकालनी हो आप या तो गिन सकते हैं या आप क्या करें, जो आपकी कोटि आई है 3 गुणा 4, तो कितना हो गया 12, ये हो गई हमारे अवयवों की संख्या। यदि बात करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की, तो वो है, पहला है हमारा A13। आप देखें पहली A13 का मतलब है पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, 1 2 3 मतलब 19। दूसरा A21 मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, कितना है हमारा 35। अब हम बात करते हैं A33 की, मतलब तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरी पंक्ति 1 2 3 मतलब -5। अगला है हमारा A24 मतलब दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, दूसरी पंक्ति का चौथा 1 2 3 4 मतलब 12। अगला है A23 मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव मतलब 5/2। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इन्होंने कहा है कि अवयवों की संख्या 24 है, तो इसकी कोटियां क्या होंगी। तो कोटि निकालने का सबसे बेहतरीन फंडा ये है कि आप ऐसे अवयवों को तैयार कर लें कि जिनकी गुणा 24 आ जाए। जैसे 24, जिसके 24 अवयव हों उनकी कोटियां क्या हो सकती हैं, तो हम लिखेंगे कोटियों के प्रकार। आप देखते हैं 24 गुणा 1, यदि मैं 24 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24। अब ये देखो कि 24 3 से डिवाइड है, हाँ 3 से डिवाइड है, कितनी बार जा सकता है 8 बार, तो हमारी कोटि प्राप्त होंगी 8 गुणा 3। क्या 24 4 से डिवाइडेड है, हाँ देखते हैं फिर 4 से तो कितनी बार गया 6 बार, 6 चौक 24। अब ये देखो कि 24 5 से विभाजित है, नहीं 7 से नहीं, 8 से विभाजित है, 8 से हम बात कर चुके हैं, तो 3 जाता है। अब जैसे 8 गुणा 3 आ गया और 3 गुणा 8, तो इनके हम क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो 2 गुणा 12 और 1 गुणा 24। आपकी जो कोटियां प्राप्त होंगी तो वो कितने अवयव हो सकते हैं, कोटियों के जो प्रकार हैं 24 हैं, तो किसी अवयव, तो इनकी कोटियां कितनी बन सकती हैं, वो कोटियां ये प्राप्त हो सकती हैं। आप देख सकते हैं 24, इससे भी 24 अवयव आ रहे हैं, इससे भी 24, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, कोटियां हो जाती हैं। 13 की बात करते हैं, जब 13 अवयव हो तब, जब अवयव कितने हैं 13 अवयव हो तब कोटियों के प्रकार। तो 13 का एक तो 1 गुणा 13, क्योंकि 13 खुद एक प्राइम नंबर है, या फिर हम लिख सकते हैं 13 × 1। तो ये हमारी कोटियां हो गई। इसी के साथ हमारा ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। यदि हम बात करते हैं 2/2 का आव्यूह लेना है हमें, पहले ऑप्शन को सोल्व करते हैं, तो पहली बात तो आपको ये मालूम है कि 2/2 का आव्यूह लेना है, तो जो हमारा आव्यूह होगा वो क्या होगा, A11 A12
A21, A22। अब हमें A11, A12, A21 और A22 की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद वो हमें लगानी है। सपोज करो हमारे पास क्या है, Aij 1i प्लस j बटे 2 की होल स्क्वायर। देखते हैं हम A11 का मतलब है i की जगह भी हमने 1 लगाया है और j की जगह भी कितना लगाया है, हमने 1 लगाते हैं। जब 1 लगाया तो आप देखते हैं 1 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमें कितनी वैल्यू प्राप्त होती है, 2 से 2 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। A12 का मतलब है i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2। 1 प्लस 2 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 और 1 3 बटे 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9 बटे 4। यदि हम बात कर लें A21 की, तो i की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू कितनी है 2। i की वैल्यू है 2 और j की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर A21 लगाते हैं आप, 2 और 1 3 बटे 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया भाई 3 तिया 9 बटे 4। अब इन्होंने कहा A22, इसका मतलब i की वैल्यू भी 2 लगाएंगे इसमें और j की वैल्यू भी हम क्या लगाने जा रहे हैं 2। तो आप देखते हैं 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 4, 4 से 2 को डिवाइड कर दें कितना रह जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना 4। अब हमारे पास A11, A12, A21, A22 की वैल्यू मालूम है, तो हमारा A क्या हो जाता है, वैल्यू लगाते हैं A11 हमारा कितना है 1, 9/4, 9/4 और ये आ जाता है 4। तो ये हमारा जो चौथे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन था वो सोल्व हो गया है। अब मैं बात करता हूं सेकंड ऑप्शन की, या सेकंड ऑप्शन आप स्वयं करें, मैं थर्ड ऑप्शन की बात कर लेता हूं। थर्ड ऑप्शन में हमारा है क्या, Aij इसका होल स्क्वायर है और अपॉन में 2 है। क्रम तो हमें यही निकालना है, A11, A12, A21 और A22। तो A11 लगाते हैं पहले, 1 मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये आप देखते हैं 2 × 2 और 1 3 का होल स्क्वायर मतलब 9/2। अब हमने लगाया A12 1 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटे 2। आप देख सकते हैं 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25/2। यदि हम बात करें A21 की, इसका मतलब वैल्यू जो है वो i की है 2 और j की कितनी है 1। आप लगाते हैं i की वैल्यू कितनी 2 और j की वैल्यू 1, 2 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये कितना हो गया 2 और 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 2 जा 4, 2 और 2 कितने हो गए 4 और 4 का स्क्वायर 16/2, then we get 18 and A22। तो 2 i की वैल्यू भी हम 2 पुट करते हैं और j की वैल्यू भी 2 ही पुट करते हैं, 2 × 2 अपॉन 2। आप देखते हैं ये हो गया कितना आपका 36 मतलब 18। अब आप वैल्यू लगाएंगे यहां पर, तो जो आपको एक मैट्रिक्स जो प्राप्त होती है A11 कितनी हुई आपको 9/2, A12
25/2, A21, 8 एंड 18। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो जाता है। बात करते हैं हम छठे क्वेश्चन में। तो छठा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये दिया है, इन्होंने कहा है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। पहला और दूसरे ऑप्शन पर हम बात कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए यदि दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं तो उनके जो एलिमेंट हैं वो भी इक्वल होते हैं। आप देख सकते हैं इसका क्रम भी 2/2 का होगा और इसका क्रम भी 2/2 का ही होगा। क्रम भी बराबर ही होंगे यदि कोई मैट्रिक्स आपकी दे रखी है। यदि क्रम बराबर है तो इनके जो एलिमेंट हैं वो भी बराबर होंगे। तो यहाँ कितना है 4 और यहाँ कितना है y। इसका मतलब है जो 4 है वो y के बराबर है, या आप लिख सकते हैं y बराबर 4। 3 और z बराबर होंगे, इसका मतलब z बराबर 3। x और 1 बराबर होगा तो इसका मतलब x बराबर 1। 5 के बराबर है, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें x, y, z तीनों के मान प्राप्त हो गए। x का मान हमें कितना प्राप्त होता है, x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। यदि हम इसके सेकेंड ऑप्शन पे बात करते हैं तो बात वही है, x प्लस y है, यहाँ कितना है 6। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम सेकेंड ऑप्शन पे बात कर रहे हैं तो x प्लस वाई बराबर 6 हो गया है। दूसरी बात करते हैं, ये भी 2 है और ये भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 प्लस जेड है और ये कितना है हमारा 5। तो आप इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दी हमने, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, या जेड को आप इस हिसाब से बनाएं 5 माइनस 5 जेड इक्वल टू 0। We get and another इंक्लूडिव को हम देखते हैं, यू कैन सी एक्स वाई इक्वल टू 8, इसे दे दी हमने सेकंड इक्वेशन। सॉरी, अब हम देखते हैं हमें एक ऐसा एलिमेंट तैयार करना है इन इक्वेशनों के साथ जिससे हम एक्स और वाई के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इन्होंने कहा है वाई के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई की जो जोड़ने पर 6 गुणा करने पर 8 आते हैं। अगर जनरली आप देखें तो 4 और 2 6 होते हैं और 4 दूनी 8 होता है। तो लेकिन फिर हम हल कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, y बदे लिख सकते हैं x बाई 8, वो 8 बाई x। हमने क्या कर दिया, y बराबर x बाई 8 समीकरण 1 में रखने पर आप देख सकते हैं 6 इक्वेशन 6x प्लस 8 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 4 और x बराबर 2। एक चीज और आप ध्यान देखें, आप समीकरण 2 देख लें या समीकरण 1 देख लें, यदि x बराबर 4 में लगाऊंगा तो y का मान कितना मिलेगा मुझे 2। और यदि मैं x बराबर 2 लगाता हूं तब y बराबर कितना प्राप्त होता है मुझे 4। z का मान फिक्स है, वो कितना होता है 0। तो आपकी जो वैल्यू है वो हो जाएंगी, x बराबर मैंने 4 दिया है तो y बराबर कितना था 2 और z बराबर 0, या x बराबर 2 तब y बराबर 4 और z बराबर 0। यही हमारा क्या हो गया है, हल हो गया है। उम्मीद करते हैं छठा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 10वें सवाल पे हम बात करते हैं। इन्होंने कहा है 3/3 की कोटि है, इसका मतलब टोटल एलिमेंट कितने हमारे 9 एलिमेंट हैं। सपोज करो अगर हमें एक 3/3 का अवयव बनाना है तो हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 3, 5, 6, 7, 8 और 9 एलिमेंट हैं। और प्रत्येक एलिमेंट में हमें कितनी प्रविष्टियां भरनी है, या तो 0 भरेंगे या 1 भरेंगे, तब हम कितने अवयव बना सकते हैं। यदि हम दूसरी बात करें तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 9 ऑप्शन हैं। और इन्हें कितने प्रकार से भर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। हमारे पास ये 9 ऑप्शन है
और 2 प्रविष्टियां हैं, तो अब 0 भी भर सकता हूं और 1 भी भर सकता हूं। तो इससे कितने प्रकार से भर सकता हूं? 2। इसे भी 2 प्रकार से, इसे भी 2 प्रकार से भर सकता हूं और इसे भी 2 प्रकार से। आप देख सकते हैं प्रत्येक एलिमेंट को मैं 2 प्रकार से भर सकता हूं। तो कुल कितने प्रकार से भरे जा सकते हैं ये, या कुल कितने प्रकार से हम बना सकते हैं इन्हें? तो आप देख सकते हैं इन्हें हम बना सकते हैं 2 की घात 9 मतलब 512 है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? हमारा डी ऑप्शन सही है। इसमें डी ऑप्शन है कितना? 512 है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।